गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम में हम बात कर रहे थे स्टोक्स के नियम की, और स्टोक्स के नियम की जब हम बात कर रहे थे तो हमने द्रव का गोले का द्रव में गिरना समझाया था, और उसमें हमने सीमांत वेग का सूत्र व्युत्पन्न किया था, जो कि 2/9 बटे में नीटा r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी आया था। ठीक है ना। अब स्टोक्स के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है। मैंने जब आपको स्टोक्स का नियम बताया था तो मैंने कहा था कि सबसे पहले किसी भी ठोस को द्रव में डुबोया जाता है तो पहले वो अपने भार के कारण नीचे गिरती है। प्रारंभ में वो तेजी से अपने भार के कारण नीचे गिरती है, फिर उस पर क्या लगता है, वायु में गिरा रहे तो वायु का, द्रव में गिरा रहे तो द्रव का शान बल लगता है, और जब शान बल लगता है तो शान बल उसकी गति के विपरीत दिशा में लगता है, और गति के विपरीत दिशा में लगता है तो बल विपरीत दिशा में लगने के कारण वस्तु एक नियत वेग से नीचे गिरने लगती है, और उस नियत वेग को हम क्या बोलते हैं, सीमांत वेग बोलते हैं। ठीक है ना। उसका सूत्र निकाल लिया था अपन ने। अब स्टोक्स के नियम के अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग, स्टोक्स के नियम के अनुप्रयोग है। कौन कौन से अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग है, जब कोई भी पैराशूटधारी, कभी तुमने पैराशूट को कूदते हुए देखा है, कोई भी पैराशूट से कूदता है तो कोई भी पैराशूटधारी जब पैराशूट लेकर तेजी से, जैसे हेलीकॉप्टर से मान लो पैराशूट लेकर कूदा, कभी तुमने देखा हो टीवी में देखा हो, सीरियल में देखा हो, तो जैसे वो पैराशूट लेकर कूदता है तो पहले तो वो तेजी से गिरता है नीचे। क्या करता है, तेजी से। क्यों, मैंने बताया था अपने भार के कारण। तो पहले तो वो अपने भार के कारण तेजी से नीचे गिरता है, फिर उस पर क्या है, वायु का क्या करता है, शान बल कार्य करने लगता है, और वायु का शान बल कार्य करता है तो शान बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा, तो उसके बाद वो धीरे धीरे एक नियत वेग से नीचे गिरता है। पहले तो वो तेजी से नीचे आता है, किसके कारण, अपने भार के कारण, और उसके बाद वो धीरे धीरे एक नियत वेग से नीचे आता है, क्योंकि उस पर शान बल लग गया, शान बल गति के विपरीत दिशा में लगेगा, और उसके बाद वो एक नियत वेग से नीचे आता है। ठीक है ना, सीमांत वेग से नीचे आता है। तो ये इसका अनुप्रयोग है। दूसरा, जब वर्षा होती है तो प्रारंभ में वर्षा की बूंदें, हमको तो ऐसे दिखाई देती है वर्षा की बूंदें एक नियत वेग से आ रही है नीचे, ऐसी तो आती है, एक नियत वेग से नीचे आती हुई दिखाई देती है, लेकिन प्रारंभ में यहाँ से गिरना चालू होती है आकाश से, तो तेजी से अपने भार के कारण नीचे गिरती है, तेजी से अपने भार के कारण नीचे गिरती है, और बाद में वायु का क्या लगता है, उन पर शान बल लगता है, और वायु का जब शान बल लगता है तो वो फिर एक नीचे नियत वेग से गिरने लगती हैं, और उस नियत वेग को क्या बोलते हैं, शान बल बोलते हैं, वो सॉरी सीमांत वेग बोलते हैं। तीसरा अनुप्रयोग क्या है इसका, हमने देखा होगा जलवाष्प की बूंदें, हम देखते हैं सर्दियों के दिनों में कोहरा पड़ता है तो जलवाष्प की बूंदें आकाश में तैरती हुई दिखाई देती हैं। जलवाष्प की बूंदें आकाश में तैरती हुई क्यों दिखाई देती हैं, इधर सुनना। जलवाष्प की बूंदें बहुत छोटी होती हैं, और जब बहुत छोटी होती है तो हमने सीमांत वेग का सूत्र पढ़ा है। सीमांत वेग का सूत्र है dt बराबर 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय नीटा। और जलवाष्प की बूंदें मैं कह रहा हूं जो भी वायुमंडल में होती है वो बहुत छोटी होती है। छोटी होती है तो उनकी त्रिज्या क्या होगी, बहुत कम होगी, और उनकी त्रिज्या कम होगी तो उनका वेग भी क्या होगा, कम होगा। जब त्रिज्या कम है तो वेग भी कम होगा, और जब वेग कम है तो वो हमारे को आकाश में तैरती हुई दिखाई देती है। जलवाष्प की बूंदें तैरती हुई दिखाई देती है, क्यों, उनका वेग कम है। वेग कम है तो वो मन में आती है, जहीं घूम जाती है। अरे कोई भी चीज हल्की होगी, उसका वेग कम होगा तो मन में आएगी, जहीं घूम जाएगा। तो जलवाष्प की बूंदें छोटी होती हैं, छोटी होने के कारण उनकी त्रिज्या कम होती है, और त्रिज्या कम होती है तो उनका वेग भी क्या होता है, कम होता है, और वेग भी कम होता है, जिस कारण वो आकाश में तैरती हुई प्रतीत होती है। तो ये तीसरा इसका अनुप्रयोग था। चौथा अनुप्रयोग है, हमने इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश दिया था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया था मिलीकन ने। किसने दिया था, मिलीकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ज्ञात किया था, और मिलीकन ने अपने तेल बूंद प्रयोग में, मिलीकन ने कौन सा प्रयोग किया था, तेल बूंद प्रयोग। तो मिलीकन ने जो तेल बूंद प्रयोग किया था उसमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ज्ञात करने के लिए मिलीकन ने स्टोक्स के इस सूत्र का प्रयोग किया था। तो ये भी तो इसका एप्लीकेशन हो गया।
मिलीगन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ज्ञात करने के लिए अपने तेल बूंद प्रयोग में किसको काम में लिया? स्टोक्स के सूत्र को काम में लिया। तो ये इसका चौथा अनुप्रयोग है, ये हमने बात कर ली है। इसके बाद हम बात करेंगे किसी भी नली में से बहने वाले द्रव की मात्रा, ठीक है ना, ये हो गया स्टोक्स का नियम। अब टॉपिक की बात कर रहे हैं किसी भी नली में बहने वाली द्रव की मात्रा। नली से बहने वाले द्रव की मात्रा। किसी भी नली से कितना द्रव बह रहा है 1 सेकंड में, वो हमको निकालना है। किसी भी नली से बहने वाले द्रव की मात्रा। इधर देखना, ये हमने एक नली बना दी है, इस टाइप की नली है, या एक पात्र बना दिया है और इसमें यहां पर हमने छेद कर दिया है और इसमें द्रव भरा हुआ है, ठीक है ना। इसमें द्रव भरा हुआ है, इसमें हमने छेद कर दिया है यहां पर, तो द्रव इससे बाहर निकलेगा। अरे भाई बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A, इस हिस्से का। भाई एक पात्र है या एक नली है जिसमें द्रव भरा हुआ है और इसमें मैंने छेद कर दिया, तो इसमें से द्रव बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो बहने वाले, इससे निकलने वाले द्रव की कितनी मात्रा होगी 1 सेकंड में? तो इधर सुनना, इस नली के इस हिस्से से जिसका क्षेत्रफल कितना है A के प्रति सेकंड, कितने सेकंड से? प्रति सेकंड से गुजरने वाले द्रव की मात्रा, प्रति सेकंड कितने से? प्रति सेकंड गुजरने वाले द्रव की मात्रा, इस हिस्से से गुजरने वाले द्रव की मात्रा Q बराबर, इधर देखना, मात्रा मतलब क्या होता है? आयतन। अरे मात्रा मतलब क्या होगा? आयतन ही तो होगा, और वो मैंने Q मान लिया। और आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा लंबाई। आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा लंबाई। और क्षेत्रफल कितना है इसका? A, अब लंबाई तो है नहीं, और इसका द्रव का वेग दे रखा है V, या हिस्से का क्षेत्रफल तो कितना है? A है, और इससे निकलने वाले द्रव का वेग कितना है? V है। तो हमको तो द्रव की मात्रा निकालनी है। मात्रा क्या होता है? आयतन, और आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई, यानी कि क्षेत्रफल गुणा दूरी। दूरी तो दे नहीं रखा, लेकिन एकांक समय के लिए जो वेग होगा वही दूरी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो एकांक समय के लिए जब समय को 1 कर देंगे तो दूरी किसके बराबर हो जाएगी? चाल या वेग के बराबर हो जाएगी। समय को 1 कर दिया तो दूरी किसके बराबर हो जाएगी? चाल या वेग के बराबर हो जाएगी। जब इसका वेग दे रखा है तो द्रव की मात्रा कितनी हो जाएगी? Q बराबर AB। अरे भाई मात्रा मतलब आयतन, और आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई। क्षेत्रफल गुणा लंबाई होता है, क्षेत्रफल तो इसका A है, लंबाई नहीं दे रखी, मतलब दूरी नहीं दे रखी। तो एकांक समय के लिए दूरी किसके बराबर हो गई? चाल के बराबर हो गई। चाल कितनी दे रखी है? वेग इसका V हो गया। तो नली के किसी भी हिस्से से एकांक समय में बहने वाले द्रव की मात्रा Q बराबर AB होती है, जहां A नली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और V उसका क्या है? वेग है। V क्या है? वेग है उसका, ठीक है ना, द्रव का वेग है। तो ये बहने वाले द्रव की मात्रा हो गई है। अब हम बात करें आगे टॉपिक की, तो सातत्य समीकरण। कौन सी समीकरण है? सातत्य समीकरण। बहुत ही काम की समीकरण है सातत्य समीकरण। सातत्य समीकरण, और सातत्य समीकरण क्या कहती है? कोई भी नली है, ठीक है ना, उस नली के किसी भी हिस्से से, मान लो नली के 3 हिस्से हैं, उस नली के किसी भी हिस्से से 1 सेकंड में बहने वाले द्रव की मात्रा समान रहती है। यानी कि नली के मान लो 5 हिस्से हैं, तो पांचों हिस्सों से 1 सेकंड में जितना द्रव बहेगा वो समान होगा। तो सातत्य समीकरण का कथन ये है कि किसी भी नली के प्रत्येक हिस्से से प्रति सेकंड, बात किसकी हो रही है? प्रति सेकंड बहने वाले द्रव की मात्रा क्या रहती है? समान रहती है।
तो आप यहां पर देखिए, एक मैंने नली बना दी, ये नली है, इसमें ये द्रव बह रहा है, ये नली है, इसमें से द्रव बह रहा है, ये इसका पहला हिस्सा है नली का जो छोटा है, और ये दूसरा वाला हिस्सा क्या है, बड़ा हिस्सा है। इस छोटे वाले हिस्से का क्षेत्रफल है A1 और इसका वेग है V1, यहां पर द्रव का वेग कितना है, V1। बड़े वाले हिस्से पर क्षेत्रफल है A2 और वेग क्या है, V2। तो सांतत्य समीकरण ये कहता है कि किसी भी नली के प्रत्येक हिस्से से, दो हिस्से ले लिए मैंने, पहला और ये दूसरा, ये नली है, किसी भी नली के प्रत्येक हिस्से से 1 सेकंड में बहने वाले द्रव की मात्रा समान रहती है। नली के प्रत्येक हिस्से से, इससे और इससे बहने वाले द्रव की मात्रा क्या रहेगी, समान, ठीक है ना। तो यानी कि इस हिस्से से जितना द्रव निकलेगा उतना ही द्रव इस हिस्से से निकलेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस हिस्से से बहने वाला द्रव कितना हो जाएगा, अभी बताया मैंने AB होता है, बहने वाले द्रव की मात्रा AB होती है, तो इस हिस्से से, पहले हिस्से से बहने वाले द्रव की मात्रा कितनी हो जाएगी, A1 V1 बराबर, और दूसरे हिस्से से बहने वाले द्रव की मात्रा कितनी हो जाएगी, A2 V2। अरे होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो पहले हिस्से से जितना द्रव बहेगा वो A1 V1 होगा, और दूसरे हिस्से से जो बहेगा द्रव वो A2 V2 होगा, ठीक है ना। और ये क्या है, आयतन, ये भी क्या है, आयतन, मैंने बता दिया आयतन है, ये भी आयतन, ये भी आयतन, और आयतन बराबर होता है, हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान मान लेते हैं m है और घनत्व द्रव का d है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये आयतन है, ये भी आयतन है, और आयतन होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान मैंने m मान लिया और घनत्व मैंने द्रव का कितना मान लिया, d। तो सांतत्य समीकरण में आपको फिर कह रहा हूं, सांतत्य समीकरण क्या कहती है कि नली के प्रत्येक हिस्से से, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, बहने वाले द्रव की मात्रा समान रहती है 1 सेकंड में। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो बहने वाले द्रव की मात्रा ये थी, पहले वाले हिस्से से इतना द्रव बहा, दूसरे वाले हिस्से से ये द्रव बहा, और आयतन क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व होता है, तो द्रव्यमान बटे घनत्व लिख दिया। अब इधर सुनना बात को, यहां पर क्षेत्रफल कम है और यहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है, इधर देखना, क्योंकि A2 का मान A1 से ज्यादा है, यहाँ का क्षेत्रफल यहाँ के क्षेत्रफल से क्या है, ज्यादा है। तो भाई ये दोनों चीजें बराबर हैं, और इसमें से ये वाला इससे ज्यादा है, A2 A1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि V1 का मान V2 से ज्यादा होना चाहिए। भाई कोई चीज ये वाली ज्यादा है इससे, और ये दोनों का गुणा बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, V2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है, जब ये तो दिख रहा है कि A2 का मान A1 से ज्यादा है, A2 का मान A1 से ज्यादा है, तो इसका मान मतलब है V1 का मान V2 से क्या होगा, ज्यादा। तो ये पता चल गया भाई साहब इससे कि जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा होता है वहां पर द्रव का वेग क्या हो जाता है, कम। जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा होता है वहां पर वेग क्या हो जाता है, कम। जहां क्षेत्रफल ज्यादा था वहां वेग कम हो गया। तो तुम देख लो भाई, एक मोटा पाइप है तो उसमें से पानी कम प्रेशर से निकलता है, जो मोटा पाइप होता है तो उसमें पानी धीरे प्रेशर से निकलता है, और एक छोटा पाइप होता है तो उसमें तेज प्रेशर से निकलता है। क्यों? क्योंकि जहां पर क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम, वहां पर वेग क्या हो जाता है, ज्यादा। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, नली रहती है हमारे हाथ में, तो हमको तेजी से प्रेशर से पानी लेता है, पानी लेना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके हाथ लगा देते हैं। जैसे ये नली है, इससे पानी निकल रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो उस पर हाथ लगा देते हैं। तो हाथ लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है, और क्षेत्रफल कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है, तेजी से निकलता है पानी। तो ये पता पड़ गया कि जहां पर क्षेत्रफल कम होता है वहां पर वेग क्या हो जाता है, ज्यादा। इसलिए तो हम नली के एक हिस्से पर क्या लगा देते हैं, अंगूठा लगा देते हैं, और अंगूठा लगा देते हैं तो जिससे क्या हो जाता है, वेग, क्षेत्रफल कम हो जाता है और वेग बढ़ जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ये हो गया। अब बात करेंगे हम बच्चों बहते हुए द्रव की ऊर्जाओं के बारे में। इसकी बात करेंगे, बहते हुए द्रव की ऊर्जाओं के बारे में बात करेंगे।
कि बहते हुए द्रव में कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं, और ये ऊर्जाएं हमको बर्नौली की प्रमेय में काम आएंगी। किसमें काम में आएंगी? बर्नौली की प्रमेय आगे पढ़ेंगे उसमें काम में आएगी। तो बहते हुए द्रव में कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं वो हमको यहाँ देखना है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ एक बार और फिर आगे बात करेंगे। बहते हुए द्रव की ऊर्जाएं, इधर देखना, अब टॉपिक डाल दिया है मैंने, बहते हुए द्रव में ऊर्जाएं। अरे बोलो, बहते हुए द्रव में ऊर्जा, बहते हुए द्रव में कौन कौन सी ऊर्जाएं होगी? एक तो होगी गतिज ऊर्जा, एक होगी स्थितिज ऊर्जा और एक होगी दाब ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, ठीक है ना। और ये भी तीनों मैं इकाई द्रव्यमान के लिए निकालूंगा, इकाई आयतन के लिए निकालूंगा, दोनों को, तीनों को इकाई द्रव्यमान के लिए और इकाई आयतन के लिए निकाला जाएगा। तो पहली बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा। फर्स्ट डाल लेते हैं गतिज ऊर्जा, और उसमें भी पहला है इकाई द्रव्यमान के लिए, इकाई द्रव्यमान के लिए। और गतिज ऊर्जा का सूत्र आप सभी जानते हैं, कितना होता है? हाफ mv² होता है। तो इकाई द्रव्यमान के लिए हो जाएगा हाफ mv²। और इकाई द्रव्यमान है तो इसमें भाग किसका देना है? द्रव्यमान का। अरे इकाई द्रव्यमान का मतलब है किसका भाग देना है? द्रव्यमान का। तो इसमें द्रव्यमान का भाग दे दो, तो इकाई द्रव्यमान के लिए गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी? द्रव की हाफ v², हाफ v² आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि इकाई गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। इकाई द्रव्यमान के लिए बात करना है तो द्रव्यमान का भाग दे दिया, हाफ v² आ गया। अब इकाई आयतन के लिए बात करनी है, इकाई आयतन के लिए, किसके लिए बात करनी है? इकाई आयतन के लिए। और इकाई आयतन के लिए बात करेंगे तो इकाई आयतन के लिए तो गतिज ऊर्जा है हाफ mv²। भाई इसमें आयतन का भाग दिया जाएगा, और आयतन का भाग दिया जाएगा तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व। तो ये कितनी हो जाएगी? हाफ d²। डी क्या है? घनत्व। इकाई द्रव्यमान के लिए हाफ v² हो गया, और इकाई आयतन के लिए m/v क्या हो गया? घनत्व d। तो हाफ dv² हो गई गतिज ऊर्जा। दूसरी बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा की। किसकी बात करेंगे? स्थितिज ऊर्जा। वो भी पहले इकाई द्रव्यमान के लिए होगी और फिर इकाई आयतन के लिए होगी। इकाई द्रव्यमान के लिए, इकाई द्रव्यमान के लिए कितनी होगी? इधर देखिए, इकाई द्रव्यमान के लिए होगी, स्थितिज ऊर्जा होती है, आपने पढ़ा है mgh। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh होती है। तो mgh में किसका भाग दे देंगे? m का भाग दे देंगे। तो कितनी रह जाएगी? gh। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है? ऊंचाई। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया gh हो गई। फिर अपने पास आ गया b, इकाई आयतन के लिए। इकाई आयतन के लिए, और ऊर्जा तो होती है mgh। इकाई आयतन की बात करें तो आयतन का भाग दे दिया v का, तो m/v क्या होता है? d, घनत्व। तो ये हो जाएगा dgh। ये कितना हो जाएगा? dgh हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इकाई आयतन के लिए। अब बात करेंगे कितना? तीसरी ऊर्जा है दाब ऊर्जा। द्रव पर दाब लगता है तो दाब ऊर्जा भी होगी। द्रव में क्या लगता है? दाब, तो दाब ऊर्जा भी होगी। और दाब ऊर्जा भी किसके लिए निकालेंगे? पहले इकाई द्रव्यमान के लिए और फिर अपन इकाई आयतन के लिए निकालेंगे। तो पहले दाब ऊर्जा निकाल लेता हूं कि होती कितनी है, फिर इकाई आयतन के लिए और इकाई द्रव्यमान दोनों के लिए निकाल लूंगा। तो इधर देखना, मैं कह रहा हूं किसी भी नली के ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, ठीक है ना,
उस पर मैंने क्या लगाया, दाब लगाया P, उस पर दाब लग रहा है A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है नली का, उस पर दाब लग रहा है P और दाब के कारण द्रव L दूरी तक विस्थापित हो रहा है। कितनी दूरी तक विस्थापित हो रहा है? L दूरी तक। भाई नली में द्रव बह रहा है A से, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है नली का A, इस पर दाब लग रहा है P और इससे द्रव निकल रहा है, कितनी दूरी तक जा रहा है? L दूरी तक। तो द्रव को L दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य आएगा, क्योंकि कार्य ऊर्जा होती है, कार्य हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। अरे कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। द्रव नली में बह रहा है जिसका क्षेत्रफल है A, इस पर मैंने दाब लगाया P और दाब लगाने पर द्रव निकलकर कितनी दूरी तक चला गया? L दूरी तक। तो द्रव को L दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, जो कि ऊर्जा हो जाएगी द्रव की, कार्य हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। और बल होता है दाब गुणा क्षेत्रफल। बल बराबर क्या होता है? दाब गुणा क्षेत्रफल इनटू विस्थापन। इधर देखो, दाब लगाया मैंने P, क्षेत्रफल कितना था A, विस्थापन कितना हुआ? L दूरी तक। तो मैंने कहा किसी भी नली में द्रव भरा हुआ है और नली के द्रव भरा हुआ है तो उसके क्षेत्रफल A है, उस पर दाब P लगाने पर द्रव L दूरी तक विस्थापित होता है। तो द्रव को विस्थापित करने में किया गया कार्य अर्थात दाब ऊर्जा PAL होगी। जब दाब ऊर्जा PAL आ गई तो मैं इसके लिए इकाई द्रव्यमान के लिए और इकाई आयतन दोनों के लिए निकाल लूंगा। तो इकाई द्रव्यमान के लिए इधर देखिए आप, इकाई द्रव्यमान के लिए बात करें तो इधर देखना, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें द्रव्यमान का भाग आ जाएगा PAL/M। अब इधर देखना, क्षेत्रफल गुणा लंबाई क्या हो गया? आयतन हो गया। तो ये हो गया P × V आयतन बटे M। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P M/V लिख सकता हूं, इसको V को नीचे लिया है। और द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व होता है। तो इसको लिखा जा सकता है P/D। ठीक है ना, द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व होता है, P/D लिखा जा सकता है इकाई द्रव्यमान के लिए। क्षेत्रफल गुणा लंबाई आयतन हो गया, इसको फिर मैंने ऐसे लिख दिया, M/V क्या हो गया? घनत्व हो गया, ऐसे लिखा जा सकता है। इकाई आयतन की बात करूं, इकाई आयतन के लिए बात करूं तो इकाई आयतन के लिए हो जाएगी दाब ऊर्जा की PAL, उसमें भाग दिया जाएगा आयतन का। किसका दिया जाएगा? आयतन का। और इधर देखो, क्षेत्रफल गुणा लंबाई आयतन, तो P × V हो जाएगा बटे V से V कट गया, तो इकाई आयतन के लिए दाब ऊर्जा दाब के बराबर आएगी P। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के, द्रव की जो ऊर्जाएं थी उनके बारे में बात की, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। तो हमने बहने वाले द्रव की मात्रा, सांतत्य समीकरण और बहते हुए द्रव की ऊर्जाओं के बारे में पढ़ा। इसके बाद इन्हीं सभी चीज़ों का प्रयोग करते हुए हम अगली क्लास में बर्नौली के प्रमेय की बात करेंगे और बर्नौली की प्रमेय को सिद्ध करके उसके करीब 10 अनुप्रयोग हमारे कोर्स में हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, बर्नौली के अनुप्रयोगों की। और उसके बाद हम पृष्ठ तनाव, जो इस चैप्टर का अगला भाग है, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।